वहीं अगर यूपी की बात करें, यूपी में मोहर्रम के लिए जारी गाइडलाइंस पर घमासान शुरू हो गया है। गाइडलाइंस में इस साल मोहर्रम पर जुलूस नहीं निकालने का निर्देश दिया गया है। कुछ शिया धर्मगुरु ने गाइडलाइंस में लिखी बातों पर एतराज जताया है। वहीं यूपी पुलिस का कहना है कि जारी गाइडलाइंस में कुछ भी विवादित या नया नहीं जोड़ा गया है। मोहर्रम की 10वीं तारीख को ताजिया निकाला जाता है। इस पर ताजिया 19 जुलाई को निकलना था, जिस पर पाबंदी लगा दी गई है। हकीकत में ये गाइडलाइन नहीं है जो हमारे हाथ में है, बल्कि ये मुहर्रम मनाने वालों पर झूठे इल्ज़ाम का और गंदे इल्ज़ामात का पुलंदा है पूरा। ये कोई गाइडलाइन नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है, इसको गाइडलाइन कहा जाए। और इसमें ऐसी बातें लिखी गई हैं कि जो वहाबी मुल्ला शियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, जो अलकायदा और तालिबान वाले शियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वही बातें इन्हें लिख डाली हैं इसमें। कल डीजीपी साहब की तरफ से उनके ऑफिस से गाइडलाइन नहीं बल्कि हिदायत मुहर्रम को लेके जो उससे तमाम मुताल्लिक़ पुलिस महकमे हैं उनको दी गई हैं, उसमें मैं ये समझता हूं क्योंकि ये ड्राफ्ट जो है डीजीपी साहब की तरफ से तो नहीं होगा, ये उनके ऑफिस के लोगों ने किया होगा। जो ड्राफ्ट किया गया है, जो लैंग्वेज यूज की गई है, उसके ऊपर पूरे शिया समुदाय को, पूरी हमारी कम्युनिटी को, पूरी कौम को एतराज है। 31 जुलाई को पुलिस महानिदेशक कार्यालय से जारी किए गए हैं, जिसमें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और पूर्व में किस तरह के विवाद इस दौरान होते हैं, इसका पूरा उल्लेख है। ये एक विभागीय इंटरनल ऑर्डर है जो कि पूर्व में जो चीज़ें होती रही हैं या जो ग्राउंड रियलिटी है उसके आधार पर दिया गया है। इसमें किसी भी तरह के समुदाय या धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें ये सिर्फ बताया गया है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो सौहार्द बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं, उन पर कड़ी नज़र रखी जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। और अजीत हमारे साथ फोन लाइन लाइव जुड़ रहे हैं। अजीत, आखिर गाइडलाइंस पर इतना एतराज क्यों जताया जा रहा है? ऐसा क्या है इन गाइडलाइंस में? देखिए, बिल्कुल शिवानी, मुहर्रम को लेकर डीजीपी मुकुल गोयल की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें कहा गया कि शांति और सुरक्षा को देखते हुए ये जुलूस निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। बकायदा एक 2 पन्ने की गाइडलाइन जारी की, जिसके बाद जो शिया धर्मगुरु हो, चाहे मौलाना सैफ अब्बास हो, इसकिया यासूब अब्बास हो, सभी ने इस पर एतराज जताया और कहा कि ये किसी वहाबी ने इस गाइडलाइन को तैयार किया है। लेकिन डीजीपी कार्यालय की तरफ से एक साफ तौर पर कह दिया गया, जो एडीजी एलओ है उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार, उन्होंने बकायदा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधी बात कही कि हमारा किसी जाति या धर्म को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। ऐसी गाइडलाइन हम हमेशा जारी करते रहे। 2019 में भी ये गाइडलाइन थी, 2020 में भी थी और 2021 में किया। लेकिन जो ऐतराज है शिया धर्मगुरुओं को, उनको ऐतराज कई बिंदुओं पर, चूंकि उसमें लिखा गया है कि गोवध नहीं होगा, गोवंश का वध नहीं होगा, अराजक तत्वों की अराजकता नहीं फैलेगी, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि शिया समुदाय के लोग ना ही अराजकता फैलाते और ना कभी वो गोवंश का वध करते हैं। तो ऐसी भाषाओं का जो इस्तेमाल किया गया, पाकीज़ा शब्द का जो इस्तेमाल किया गया, उस पर उनको ऐतराज है और वो कह रहे हैं कि अगर इसको में बदलाव नहीं किया जाता तो वो पूरे यूपी के किसी भी थाने में या किसी भी एसपी कार्यालय में होने वाले पीस कमेटी की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, दोनों तरफ से शिवानी ये कहा गया है कि इस गाइडलाइन के पीछे किसी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रखने और सुरक्षित तरीके से मुहर्रम मन जाए, इस पर उनका फोकस है। जी अजीत, वहीं इस मुद्दे पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। जो जानकारी मिली है उस पे कुछ विवाद है और मौलाना साहब से भी हम बात कर रहे हैं और कोई न कोई बीच का रास्ता निकलेगा। इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने भी कुछ कहा है, लेकिन वो आपको हम सुनाएंगे। इससे पहले हम एक बार फिर से वापस चलते हैं। अजीत हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अजीत, आखिर जहां पर धर्मगुरुओं को ये समझा जाता है कि वो समाज को समझाएंगे कि क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और लगातार धर्मगुरु से भी अपील की जा रही है कि कोरोना को बढ़ावा किस तरह ना दिया जाए, किस तरह लोग समझें, उस तरह के बयान भी वो हमेशा देते रहे, उनसे ये उम्मीद की जा रही है और वहां पर इस तरह का ऐतराज जताया जाता है।
देखिए बिल्कुल सरकार के दो मंत्री, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जो अभी देखिए कह रहे थे कि वो मौलानाओं से बात करेंगे, सिया धर्मगुरुओं से बात करेंगे, दूसरे मंत्री मोहसिन रजा जो सिया समुदाय से आते हैं वो मौलानाओं से बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार ये जरूर कोशिश कर रही है कि ये जो नाराजगी है इसको दूर किया जाए, लेकिन सरकार या बीजेपी की तरफ से ये सीधे तौर पर कहा गया है कि इसमें किसी धार्मिक आहत करने की बात नहीं है, गमी का त्योहार है। तो एक सुरक्षित तरीके से इनके जो जुलूस हो या जो इनकी मजलिसें होती हैं, जो ये मातम का त्योहार मनाते हैं, मातम करते हैं, गमी का एक तरीके से कहा जाए, तो उसको कहीं उसमें ठेस ना पहुंचे, कोई दिक्कत ना है। लेकिन 2022 का चुनाव है तो सरकार ये भी कह रही है, जो बीजेपी ये भी कह रही है, कहीं इसके पीछे जो विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरह बीजेपी की उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर हमला बोला है कि इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया और ये आहत करना चाहते हैं किसी एक वर्ग विशेष को, तो उसको लेकर सरकार और बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। और सीधे तौर पर सरकार की तरफ से भी ये कह दिया गया है, खुद डीजीपी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने सुबह ये बात साफ साफ कही थी कि हमारा कोई उद्देश्य किसी जाति, धर्म या विशेष वर्ग को नुकसान पहुंचाने की नहीं, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने की नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर जब एडीजी की बाइट आ गई, उन्होंने साफ कर दिया कि हम सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गाइडलाइन जारी की और आगे भी ये पहले जारी होती रही है, इसमें कोई नई बात नहीं। बनाए रखने के लिए इस तरह की गाइडलाइंस अक्सर जारी की जाती है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने कहा कि सभी धर्मों को कानून का पालन करना चाहिए। कोविड-19 का जो खतरा है वो बराबर बढ़ा हुआ है। सारे देश के वैज्ञानिक डॉक्टर्स का ये कथन है और उसके आधार पर सरकार ने जो भी निर्देश दिए हैं उसका सभी लोगों को पालन करना चाहिए। किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सरकार के निर्देशों का पालन करें। जिस तरीके की मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है उसकी भाषा आपत्तिजनक है। समाजवादी पार्टी इस तरीके की भाषा की निंदा करती है। मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी साजिशें चुनाव से पहले करती रहेगी। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहते हैं कि जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटने वाला नहीं है। जनता वोट महंगाई, बेरोजगारी, किसान के मुद्दे पे ही डालेगी। और अजीत लगातार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अजीत, इस पूरे मामले में जिस तरह ऐतराज जताया जा रहा है धर्मगुरुओं द्वारा, वहां पर जो पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा क्या कहा जा रहा है? देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से ये कह दिया गया कि इसमें किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं है जो सिया धर्मगुरु कह रहे हैं, जो मौलाना सैफ अब्बास कर रहे हैं, उन सब की जो बात है वो डीजीपी की तरफ से यही बात कही कि जो हमारे अधिकारी हैं वो लोकल लेवल पर बात करेंगे और सरकार के दो मंत्री खुद इन सिया धर्मगुरुओं से बात करें, कहीं किसी प्रकार का भेदभाव आपस में ना पैदा हो, वैमनस्यता ना पैदा हो, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया कि सारे त्योहार सकुशल संपन्न होंगे, लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करना होगा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका अनुपालन आपको करना होगा। क्योंकि नाराजगी हुई है लिहाजा सरकार के दो मंत्री भी उनसे बात कर रहे हैं और जो एडीजी है प्रशांत कुमार, उनकी तरफ से भी यह कह दिया गया कि हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं है, बल्कि त्योहार अच्छे से निपट जाए, जो गमी का त्योहार इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इन सब को लेकर उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो लोकल लेवल पर बात भी कर रही है। शिवानी, वही बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद लालू यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि देश के वरिष्ठतम समाजवादी साथी आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। खेत खलिहान, गैर बराबरी, अशिक्षा, किसानों, गरीबों और बेरोजगारों के लिए हमारी साझी चिंताएं और लड़ाई है। आज देश को पूंजीवाद और संप्रदायवाद नहीं बल्कि लोक समता एवं समाजवाद की अत्यंत आवश्यकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्विटर पर दोनों दिग्गजों की मुलाकात की तस्वीरें साझा की। अखिलेश ने जो फोटो साझा की है उसमें दोनों ही नेता चाय पीते नजर आ रहे हैं। और विक्रांत यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रांत, ये तस्वीर ऐसे समय पे सामने आ रही है जब कुछ महीनों बाद ही 2022 का विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी मुलाकात को? दोनों बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं लालू यादव, और पिछले काफी समय से दोनों ही नेता काफी बीमार भी थे। मुलायम सिंह यादव मेदांता में दाखिल थे, उनका इलाज चल रहा था। इसके अलावा लालू यादव की भी तबीयत काफी खराब थी और जमानत मिलने के बाद भी वो लगातार अस्पताल में रहे थे। पिछले काफी कुछ समय से वो अपने घर पर हैं, दिल्ली में ही दोनों नेता हैं। आज लालू यादव ने उनके घर जाकर के मुलाकात की और दोनों नेताओं की मुलाकात निश्चित तौर पर कहा तो ये जा रहा है कि कुशलक्षेम पूछा गया एक दूसरे का, और काफी लंबे समय से, क्योंकि
बीमारी के कारण मुलाकात नहीं हो पा रही थी, ये मुलाकात हुई। लेकिन जब सियासी लोग मिलेंगे तो सियासत की बात भी जरूर हुई होगी। तो निश्चित तौर पर ये मुलाकात काफी अहम इसलिए भी है क्योंकि बिहार में लालू यादव की अब पार्टी जो है पूरी तरीके से उनके बेटे तेजस्वी यादव के हाथ में, और उनके बेटे के नेतृत्व में ही पिछला चुनाव भी लड़ा गया था। और इसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश का जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को लीड करेंगे पिछली बार। तो इस बार दोनों नेताओं की ऐसे समय पर मुलाकात निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर भी अहम है, और एक दूसरे का स्वास्थ्य के अलावा राजनीतिक चर्चा भी इस दौरान जरूर हुई होगी। बिल्कुल विक्रांत, और इस तस्वीर के आने के बाद से सियासी सरगर्मी भी अब उत्तर प्रदेश में बढ़ गई होगी, क्योंकि दोनों बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव किसी समय में देश की राजनीति के धुरी हुआ करते थे, और दोनों का प्रभाव क्षेत्र जो है वो हिंदी भाषी क्षेत्र ही है। लालू यादव की पूरी राजनीति बिहार में सक्रिय रही, तो मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार की उत्तर प्रदेश में, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं। और अब चूंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी सामने है, और ऐसे समय में दोनों नेताओं की एक दूसरे से मुलाकात होना, कहा हालांकि ये जा रहा है कि दोनों एक दूसरे का कुशलक्षेम जानना चाहते थे, काफी समय से मुलाकात नहीं हुई थी, और अब चूंकि लंबे समय के बाद स्वस्थ हुए हैं तो ये मुलाकात हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर सियासी लोगों के बीच की मुलाकात में सियासी चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, और इस मुलाकात के बाद राजनीतिक बयान भी सामने आएंगे। जी। वहीं जम्मू कश्मीर में एक बार फिर ड्रोन देखे गए हैं। इस बार ड्रोन वहां सांबा के बड़ी ब्राह्मण इलाके में देखे गए हैं। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर है कि बीती रात करीब 9:45 पर 2 ड्रोन बड़ी ब्राह्मण में मौजूद सेना के एक कैंप के ऊपर दिखाई दिए, और इसके बाद करीब रात 10:30 बजे इसी इलाके में मौजूद पुलिस स्टेशन के ऊपर भी 2 ड्रोन मंडराते हुए नजर आए। बताया गया कि ये ड्रोन करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। ड्रोन दिखते ही सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन इसके बाद चारों ड्रोन पाकिस्तान की सीमा में लौटते हुए देखे गए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद जम्मू संभाग में लगातार ड्रोन देखने का सिलसिला जारी है। बीती रात बड़ी ब्राह्मणा, जहां पर हम इस समय खड़े हैं, जो बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन है, इसके ऊपर 2 ड्रोन जो है वो मंडराते दिखे थे लगभग रात को 10 बजे के करीब। और इसी के साथ जो पिछला इलाका है वो भारतीय सेना का एक बड़ा महत्वपूर्ण कैंप है। 2 ड्रोन उस इलाके में देखे गए थे। कुल 4 ड्रोन जो हैं वो बड़ी ब्राह्मणा में बीती रात 200 मीटर की ऊंचाई के ऊपर देखे गए, जिसे स्थानीय लोगों ने अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड किया है। जम्मू संभाग में ये पहला मौका नहीं है, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा इंसिडेंट हो चुके हैं जब ड्रोन जो हैं वो देखे जा रहे हैं। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला हुआ था, और उसके बाद भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, जहाँ फिर आर्मी के कैंप हो, चाहे कालू चक में हो, रतनू चक में हो, इन इलाकों में लगातार ड्रोन देखने का सिलसिला जारी है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस को सफलता भी मिली थी। जम्मू के काना चक सेक्टर में एक ड्रोन जो सीमा पार से आया था उसे मार गिराया गया था, और उससे 5 किलो आईडी जो उसके साथ बंधी हुई थी वो भी बरामद की थी। तो लगातार ड्रोन जो है वो जम्मू संभाग के अलग अलग हिस्सों में मंडराते दिख रहे हैं। खास करके भारतीय सेना के जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उनके ऊपर ड्रोन का देखे जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। वहीं सीमा पार से लगातार ड्रोन भेजने का सिलसिला जारी है, उसमें मादक पदार्थ भी भेजे जा रहे हैं, और साथ में विस्फोटक जो है वो भी उस ड्रोन के साथ बंधे हुए हैं जो इस इलाके में भेजे जाते हैं। हालांकि LOC से लेकर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर पूरी तरह से हाई अलर्ट किया गया है। ड्रोन से निपटने के लिए जो इन पूरी टीमें तैनात हैं, लेकिन फिर भी ड्रोन देखने का सिलसिला लगातार जारी है। कैमरामैन राजीव के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, बड़ी ब्राह्मणा, जम्मू। और पवन शर्मा जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पवन, देखिए जिस तरह लगातार अब गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, और खासतौर पर चिंता का विषय इसलिए भी बन गया है क्योंकि ड्रोन के अंदर आईडी भी मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि ड्रोन के अंदर RDX लगाकर भेजा गया था। ड्रोन के साथ 5 किलो का ID लगाकर भेजा गया था, जिससे जम्मू कश्मीर पुलिस ने काना चक सेक्टर में ड्रोन को मार गिराया था। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि 15 अगस्त भी नजदीक आ रहा है, और खास करके 5 अगस्त को लेकर भी अलर्ट किया गया है, क्योंकि धारा 370 5 अगस्त को हटाई गई थी, और उसी को लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इसकी प्लानिंग में है कि जम्मू संभाग के किसी इलाके में कोई बड़ा हमला किया जा सके। जैसे 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया था, इसी तरह की और प्लानिंग इनकी है, जिसके चलते लगातार ड्रोन आ रहे हैं। लेकिन सुरक्षा वालों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। जितने भी सेना के कैंप हैं उसके आसपास के इलाके हैं, वहां पर ड्रोन जो है वो आ तो जरूर रहे हैं, लेकिन वो काफी ऊंचाई पर हैं। अगर वो थोड़ा और नीचे आए तो उनको मार गिराने की क्षमता भी इनके पास है। जी,
वहीं जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 27 जून को हुए ड्रोन हमले के बाद से ही जम्मू के आसपास के इलाकों में लगातार ड्रोन को देखा जा रहा है। आपको बताते हैं कि कब कब ड्रोन दिखाई दिए। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ। इसके बाद 29 जून को जम्मू के कालूचक में ड्रोन दिखा। 29 जून को जम्मू के रत्नुचक में ड्रोन दिखा। वहीं 30 जून को कुंजवानी और कालूचक में 2 ड्रोन दिखे। 2 जुलाई को जम्मू के मीरा साहिब सुजम्बा में 2 ड्रोन दिखे। 4 जुलाई को अरनिया सेक्टर में ड्रोन दिखा। 6 जुलाई को हीरानगर सेक्टर में ड्रोन दिखा। 13 जुलाई को जम्मू में 4 जगहों पर ड्रोन दिखा। 21 जुलाई को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर फिर ड्रोन दिखा। 23 जुलाई को कानाचक सेक्टर में पुलिस ने एक ड्रोन मार गिराया, जिससे 5 किलो आईडी बरामद हुई। 28 जुलाई को कालूचक में ड्रोन देखे गए। वहीं 30 जुलाई को कठुआ और हीरानगर में ड्रोन देखे गए। इसके बाद बीती रात एक बार फिर 1 अगस्त को सांबा में 4 ड्रोन देखे गए। और पवन शर्मा हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पवन, लगातार ही गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये ड्रोन ऐसी जगहों पर गतिविधि करते हैं जहां पर सेना के जो जवान हैं वो वहां पर या तो मौजूद हो या फिर उनकी चौकियां वहां पर हो, जो अब एक चिंता का विषय बन गया है सुरक्षा के लिहाज से भी। हाँ बिल्कुल, देखिए जितने भी ड्रोन जहां पर आ रहे हैं वो कैमरा उनके साथ लगा हुआ है, जीपीएस उनके साथ लगा हुआ है। उससे आपकी लोकेशन और जो पूरा एरिया है उसकी फोटोग्राफी भी हो रही है, वीडियोग्राफी भी वो कर रहा है। कहीं ना कहीं चिंता जरूर है। लेकिन जिन जिन इलाकों में ड्रोन आ रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि ड्रोन काफी ऊंचाई पर है, लगभग 200-250 मीटर की ऊंचाई पर ड्रोन जो है वो आ रहे हैं। जो ड्रोन थोड़ा नीचे की ओर आता है उसको मार गिराने की क्षमता इनके पास है। जैसे कानाचक सेक्टर में एक ड्रोन जो मारा गया था, जिसके साथ 5 किलो की आईडी लगाकर भेजी गई थी, वो भी थोड़ा नीचे की तरफ था, तब उसको मार गिराया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और एलओसी के ऊपर जो टीमें तैनात की गई हैं, एंटी ड्रोन जो स्क्वाड है वो इसी ताक में है कि कोई भी ड्रोन उनकी रेंज के अंदर अगर आता है तो उसको मार गिराया जा सके। लेकिन अभी जितने भी ड्रोन जम्मू के आसपास के इलाकों में मंडरा रहे हैं, इनकी हाइट जो है वो लगभग 200 से 250 मीटर के बीच ही रहती है। जी बिल्कुल, यानी कि पाकिस्तान की ओर से लगातार इस तरह की साजिशें की जा रही हैं। हालांकि हमारी सेना भी बिल्कुल तैयार है। वहीं बड़ी खबर पहलवान सागर हत्याकांड से जुड़ी, जिसके आरोप में पहलवान सुशील कुमार तिहाड़ जेल में बंद है। अब से थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस रोहिणी कोर्ट में सागर हत्याकांड की चार्जशीट पेश करेगी। दिल्ली पुलिस ने 3 महीनों की जांच के बाद सागर हत्याकांड की चार्जशीट तैयार की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में सुशील कुमार समेत 20 लोग आरोपी बनाए गए हैं। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि इस चार्जशीट में पहलवान सुशील कुमार का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर दर्ज है। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में शामिल 20 आरोपियों में से 15 को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी 5 की तलाश चल रही है। अब तक जो 15 गिरफ्तारी हुई हैं वो दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा से हुई है। इस मामले में फरार 5 आरोपियों में 3 इनामी बदमाश भी शामिल हैं। वहीं पुलिस की जांच में पता चला है कि वर्चस्व की लड़ाई की वजह से सागर पहलवान की हत्या की गई थी। यही नहीं, हत्या के पीछे एक फ्लैट को भी वजह बताया जा रहा है, जो पहलवान सुशील कुमार की पत्नी के नाम था। दावा है कि इसी फ्लैट में सागर धनखड़ किराएदार था। पुलिस की जांच के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि सुशील पहलवान के खेमे के कुछ जूनियर पहलवान सागर पहलवान के खेमे में चले गए थे। सुशील की नाराजगी की ये भी एक वजह बताई गई। क्राइम ब्रांच की तफ्तीश के मुताबिक 4 मई की शाम सुशील और बाकी आरोपियों की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद 4 और 5 मई की रात ही छत्रसाल स्टेडियम में सागर पहलवान के साथ मारपीट की गई, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। तफ्तीश में सामने आया है कि कैसे सुशील पहलवान की आड़ में सागर हत्याकांड में शामिल आरोपी और पहलवानों के दोनों खेमे के लोग विवादित जमीन खरीद की फरोख्त और कब्जा दिलाने के रैकेट से जुड़े थे। पुलिस की तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि पहलवानों के दोनों खेमे के लोग गैंगस्टर काला जठेड़ी से जुड़े हुए थे। और आनंद तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आनंद, अब कब आखिर चार्जशीट पेश की जाएगी? जी देखिए, चार्जशीट कोर्ट पहुंच चुकी है। जो रोहिणी कोर्ट है वहां पर चार्जशीट लेकर जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी वो पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में जो कोर्ट है उसके सामने चार्जशीट को रखा जाएगा। उसके बाद देखना ही होगा कि क्या तारीख मिलती है जिस दिन इस पर संज्ञान कोर्ट लेगी, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये चार्जशीट है। 3 महीने तक इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने अपनी तफ्तीश करी
और 20 लोग इसमें आरोपी बनाए गए, जिसमें 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है सुशील कुमार, उन्हें बनाया गया है, जो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। 5 आरोपी अभी तक फरार हैं। 50 से ज्यादा इसमें गवाह थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सबूत था वो था मोबाइल फोन, जिससे कि सागर धनखड़ की पिटाई का वीडियो बनाया गया, उसे वायरल करने की नीयत से। उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट में बात की पुष्टि हुई थी कि वो वीडियो डॉक्टरेट नहीं था। इसके अलावा कई लोगों के जो बयान थे वो इसमें शामिल किए गए थे, कई चश्मदीदों के। तो एक महत्वपूर्ण चार्जशीट है और आने वाले वक्त में ये चार्जशीट जो है वो सुशील कुमार की और अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ाएगी। बिल्कुल आनंद, और आने वाले समय में ये कहना गलत नहीं होगा कि सुशील कुमार की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं और आगे भविष्य में ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल अभी चार्जशीट पे जब कॉन्ग्रिजेंस होगा और ये चार्जशीट जब आरोपियों को और जो विक्टिम है उनको मिलेगी, तो इस बात का जरूर खुलासा होगा कि किस तरह से सुशील कुमार का जो गैंगस्टरों के साथ गठजोड़ था वो क्या था, किस तरह से पूरी प्लानिंग रची गई थी, किस तरह से ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। लेकिन जो लगातार न्यूज 18 ने जो जानकारी दी थी कि वर्चस्व की लड़ाई थी, एक फ्लैट का विवाद था और जो 2 गुटों के जो जूनियर पहलवान थे वो जिस तरह से सागर के खेमे में पहुंच गए थे, सुशील के खेमे से, उस बात को लेकर जो सुशील है उसने पूरी प्लानिंग रची। नीरज भवानिया काला सौदा के गैंग के लोगों को हायर करा, उन्हें शराब पिलाई और 4 और 5 मई की रात को फिर इन्हें किडनैप करके मॉडल टाउन से छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया, जहां पर इन्हें लाठी डंडों से पीटा गया और जिसमें सोनू महाल जो सबसे मुख्य चश्मदीद है, जिसे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई गई है, उसकी गवाही भी इसमें काफी महत्वपूर्ण है। वो घटना का एक चश्मदीद था जिसके साथ भी मारपीट जो है वो सागर गुट के लोगों ने, सुशील गुट के लोगों ने की थी और अन्य जो बदमाश थे उन्होंने। जी बिल्कुल। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने लोगों से वैक्सीन के बाद भी मास्क पहनने की अपील की है। आदित्य ठाकरे के मुताबिक लोगों की जान बचाना सबसे अहम है। हमारे साथ आदित्य ठाकरे हैं। थर्ड वेव को लेकर आदित्य जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है, केरला में फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर किस तरीके से? बिल्कुल पूरी दुनिया में आप देखो तो जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन पूरा हुआ है वहाँ भी ऐसे कह रहे हैं कि मास्क पहनना, हाथ साफ रखना ये जरूरी है। केरला में हो या अन्य कई राज्यों में हो, शायद आंकड़े बढ़ सकते हैं। जितना हम जल्दी खोलेंगे, निर्बंध उठाएंगे, तब आंकड़े बढ़ेंगे। लेकिन अब जब आंकड़े बढ़ेंगे तब हमारी मेडिकल रिस्पांस वो पूरी तैयारी है। यही उम्मीद है कि लोग थोड़े सतर्क हों और जो मास्क है वो ठीक से पहने और वैक्सीनेशन। प्रतिबंध उठाने को लेकर दबाव राज्य सरकार पे ज्यादा है क्योंकि व्यापारी, छोटे व्यापारी। दबाव तो है नहीं, क्योंकि हमारा पहले कर्तव्य है जान बचाना। प्रतिबंध हमें उठाने हैं, बिल्कुल लोगों को कोई अंदर रखना नहीं है, बंद रखना नहीं है, लेकिन यही हम देख रहे हैं कि थोड़ा सतर्क है कि खोले ताकि कोई हॉस्पिटल बेड पे ना जाए। वैक्सीनेशन बहुत कम हो रहा है। नहीं, हम अभी जैसे वैक्सीन उपलब्ध होते जाते हैं वैसे करते हैं। और अब बात टोक्यो ओलंपिक्स की। डिस्कस थ्रो में कमलप्रीत कौर आज भारत के लिए पदक की सबसे बड़ी उम्मीद के रूप में देखी जा रही हैं। शाम 4:30 बजे कमलप्रीत मेडल के लिए अपना दमखम दिखाएंगी, जहां आज उनका फाइनल मैच होने वाला है शाम 4:30 बजे। वहीं टोक्यो ओलंपिक्स की मेडल टैली में अमेरिका, चीन और जापान के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं भारत 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ पदक तालिका में 61वें स्थान पर है।